हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज इकोनॉमिक्स क्लासेस। मार्केटिंग एंड सेल्स में हम यूनिट 2 पढ़ रहे हैं और यूनिट 2 है मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। इससे पहले हमने मार्केट सेगमेंटेशन कंप्लीट कर लिया है और आज हम स्टार्ट करेंगे टारगेटिंग। सबसे पहले ये समझना है टारगेटिंग क्या होता है। देखिए, पहले मार्केट सेगमेंटेशन आपने समझा था कि जब प्रोड्यूसर या मार्केटर अपने मार्केट को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करता है, अपने जहां उसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना होता है तो उसे सेगमेंटेशन कहा जाता है। अब टारगेटिंग क्या है? जो उसने सेगमेंट्स बनाए हैं उन सेगमेंट्स को टारगेट करना, यानी कि वहां तक अपने प्रोडक्ट की उन सेगमेंट्स में एंट्री कराना, उनकी अट्रैक्टिवनेस को देखते हुए। अट्रैक्टिवनेस का मतलब है कि कौन सा सेगमेंट उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब है प्रोडक्ट कहाँ ज़्यादा सेल हो सकता है, कहाँ अर्निंग ज़्यादा अच्छी हो सकती है। इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए, इनका सबका इवैल्यूएशन करते हुए उसको अपने प्रोडक्ट को उस मार्केट में एंटर कराना, दैट इज कॉल्ड टारगेटिंग। इसे अब समझ लेते हैं कि मार्केट टारगेटिंग क्या होता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग ईच identified market segments attractiveness and selecting which segments to enter। तो क्या है? इट इज द प्रोसेस। यह एक प्रोसेस है, यानी कि टारगेटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है? ऑफ इवेल्युएटिंग ईच आइडेंटिफाइड मार्केट सेगमेंट्स अट्रैक्टिवनेस। जो भी एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो भी मार्केट सेगमेंट बनाया गया है उसकी अट्रैक्ट, यानी कि आइडेंटिफाइड मार्केट सेगमेंट्स का मतलब है कि जो उसने आइडेंटिफाइड किया है, जिसके लिए उसने ये निश्चित किया है कि यहाँ पर इस तरह की प्रोडक्ट हम पहुँचाएंगे, वो सेल होगा, तो आइडेंटिफाइड मार्केट हो गया। उसको उसकी अट्रैक्टिवनेस को का इवेल्यूएशन करके, उसकी अट्रैक्टिवनेस का इवेल्यूएशन का मतलब है कि मूल्यांकन करना, देखना कि वो कितना अट्रैक्टिव है, उसमें कितनी सेल हो सकती है। एंड सेलेक्टिंग विच सेगमेंट्स टू एंटर, और फिर सेलेक्ट करना कि किस सेगमेंट में हम अपने प्रोडक्ट को एंटर कराएं, यानी कि अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएं। यानी कि इसी को क्या कहा जाता है? मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है। एक बात फिर समझ लीजिए, मार्केट टारगेटिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जो एक आइडेंटिफाइड मार्केट की अट्रैक्टिवनेस का इवेल्यूएशन करता है और फिर ये सेलेक्ट करता है कि कहां उसे मतलब फिर उसमें अपने प्रोडक्ट को एंटर कराने के लिए उसे सेलेक्ट करता है। तो इसी को मार्केट टारगेटिंग कहा जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप समझ लें कि एक प्रोड्यूसर के द्वारा जो आइडेंटिफाइड किया गया मार्केट है, उस मार्केट की अट्रैक्टिवनेस का इवैल्यूएशन करना और फिर उसमें अपने प्रोडक्ट को एंटर कराना, यानी कि अपने प्रोडक्ट के लिए उसे सिलेक्ट करना, दैट इज कॉल्ड मार्केट टारगेटिंग। अब ये इवैल्यूएशन जो आया है, इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएटिंग द सेगमेंट। सेगमेंट को कैसे इवैल्यूएट किया जाता है, इसे समझना है। इसके लिए देयर आर मैनी फैक्टर्स व्हिच टेल अस वेदर द सेगमेंट इज अट्रैक्टिव और नॉट। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि जो सेगमेंट बना हुआ है वो अट्रैक्टिव है या नहीं है। अब वो कौन से फैक्टर होते हैं? कुछ फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, 5 फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए हैं, ये समझ लीजिए। पहला है साइज ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट जो बनाया एक प्रोड्यूसर के द्वारा, उसका साइज कैसा है? छोटा है, बड़ा है, यानी कि उसमें कितनी सेल हो सकती है, वो साइज पर डिपेंड करता है। साइज कैसा बना रखा है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। तो उस पर पता चला कि साइज बहुत छोटा है, उतना प्रोडक्शन बहुत कम मात्रा में करनी है, या साइज बहुत बड़ा है जहां पहुंचा नहीं जा सकता है। तो ये सब चीजें उसमें देखनी है, तो प्रॉपर साइज है या नहीं है। दूसरी बात, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द सेगमेंट। सेगमेंट्स की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है ग्रोथ की संभावनाएं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब होता है संभावनाएं। तो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इन द सेगमेंट, सेगमेंट्स की ग्रोथ की संभावनाएं, यानी कि जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उसकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, यानी कि जो उसके आशाएं हैं या उससे उस सेगमेंट से वो ग्रोथ बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। यानी कि कहने का मतलब है कि वो जो सेगमेंट है उसमें प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा या नहीं होगा, ये भी
देखना है। तीसरा है एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सेगमेंट। एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है पहुंच, यानी कि सेगमेंट तक आराम से अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सकता है या नहीं पहुंचाया जा सकता है, ये भी एक इवेल्युएटिंग का विषय है। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया हुआ है, जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है एक प्रोड्यूसर के द्वारा, उसकी नेचर कैसी है, किस तरह का प्रोडक्ट है। और उसके बाद फिफ्थ है रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी। और कंपनी के रिसोर्सेज कैसे हैं, कंपनी के रिसोर्सेज यानी कि संसाधन जिनसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, जिसमें लेबर है और लैंड है या रॉ मटेरियल है, वो सारी कंपनी के रिसोर्सेज हैं, वो कैसे हैं। ये सब सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि सेगमेंट के इवैल्यूएशन पर, उस सेगमेंट से, यानी कि कहने का मतलब कंपनी के रिसोर्सेज, कंपनी कितनी दूर है उससे, कैसे वो उससे आसानी से पहुंचा जा सकता है, सारी चीज़ें ये डिपेंड करती हैं उसकी टारगेटिंग के लिए, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब है इफ द सेगमेंट्स फुलफिल द क्राइटेरिया एबव। अगर ये पूरा क्राइटेरिया को एक सेगमेंट फुलफिल कर लेता है, यानी कि सब चीज़ें ठीक होती हैं, उसके अनुकूल होती हैं, तो दे शुड बी सिलेक्टेड, अदरवाइज नॉट। अगर ये सब चीज़ें ठीक होती हैं, जो क्राइटेरिया ऊपर लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग होती हैं, किसके, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग, तो वो उस सेगमेंट को सेलेक्ट कर लेता है काम करने के लिए। कहने का मतलब है अपना प्रोडक्ट वहां पहुंचाने के लिए उसे सेलेक्ट कर लेता है, अदरवाइज नॉट, नहीं तो वो उसे सेलेक्ट नहीं करता। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी वुड लार्जली डिटरमाइन द नंबर ऑफ सेगमेंट्स टू एंटर। अब नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, किस तरह का प्रोडक्ट है, एंड रिसोर्सेज ऑफ अ कंपनी, कंपनी के रिसोर्सेज कैसे हैं, वुड लार्जली डिटरमाइन, इनको डिटरमाइन किया जाता है द नंबर ऑफ सेगमेंट्स टू एंटर, यानी कि कितने सेगमेंट्स में प्रोडक्ट को पहुंचाना है, ये इन पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है और रिसोर्सेज कैसे हैं। यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा चलने वाला है, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट बना दिया सपोज कि वो प्रोडक्ट मोस्टली लोगों को उसकी नीड है, ठीक है, और कंपनी के रिसोर्सेज ऐसे हैं कि वो आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, उसके लिए हर लेबर और रॉ मटेरियल आसानी से उपलब्ध हो सकता है, तो वो सेगमेंट्स में नंबर ऑफ सेगमेंट्स टू एंटर, तो उसमें ज़्यादा सेगमेंट्स में एंटर किया जाएगा उसे। कहने का मतलब है ज़्यादा पार्ट में उसे भेजा जाएगा मार्केट के। क्यों? क्योंकि वो क्या है, उसकी नेचर ऐसी है कि वो आराम से सेल हो सकता है। कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे टूथपेस्ट है, एक टूथपेस्ट बनाया आपने, नॉर्मल बनाया, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं बनाया, और सभी के नीड सभी को है उसकी, तो क्या होगा, वो आराम से उसके जो सेगमेंट्स है एंटर कराना है, उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स बढ़ जाएंगे। कहने का मतलब है ज़्यादा पार्ट में भेजना पड़ेगा। अब आपने एक कोई ऐसी आइटम बनाई जो कि बहुत कम सेल होती है, यानी कॉस्टली है, या तो उसे क्या है कम सेगमेंट्स में भेजना पड़ेगा, तो ये उस पर डिपेंड करता है। अब आपको समझ में आ गया होगा मार्केट टारगेटिंग क्या होती है, फिर इवेल्युएटिंग द सेगमेंट्स, सेगमेंट्स को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, इतना नोट कर लें, उसके बाद कुछ इसमें और पढ़ाएंगे। अब इसमें सेलेक्टिंग द सेगमेंट, पहले आपने क्या पढ़ा था, इवेल्युएटिंग द सेगमेंट पढ़ा था, अब सेलेक्टिंग द सेगमेंट, सेगमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है ये समझना है। इसके 3 पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं सेलेक्टिंग द सेगमेंट्स के। सेलेक्टिंग द सेगमेंट्स, आफ्टर इवेल्युएटिंग द सेगमेंट्स द मार्केटर हैज टू डिसाइड एज टू विच सेगमेंट्स टू एंटर, यानी कि इवेल्युएशन के बाद, जो सेगमेंट्स का इवेल्युएशन करने के बाद एक मार्केटर को उस सेगमेंट्स में एंटर करना होता है। जो सेगमेंट्स इवेल्युएशन किया, जिस सेगमेंट्स का, जो सेगमेंट्स उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, उसमें उसे अपने प्रोडक्ट को एंटर कराना होता है, यानी कि उस सेगमेंट्स में एंटर करना होता है।
वंस ही सेलेक्टेड द सेगमेंट्स ही हैज टू डिसाइड द स्ट्रेटजीज टू टारगेट दीज सेगमेंट्स। अब एक बार जिस सेगमेंट्स को एक मार्केटर यानी एक प्रोड्यूसर सेलेक्ट कर लेता है तो उसमें अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए यानी कि उसमें एंटर करने के लिए वो क्या करता है, स्ट्रेटजीज बनाता है, उसको टारगेट करता है, उस सेगमेंट को टारगेट करता है, यानी कि उसमें अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए डिफरेंट टाइप की स्ट्रेटजीज, कहने का मतलब है एक्शन प्लान बनाता है कि उसमें कैसे एंटर करना है, कैसे अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। थर्ड पॉइंट है इसमें द डिसीजन रिलेटेड टू द स्ट्रेटजीज, जो डिसीजन एक्शन प्लान का जो डिसीजन लिया जाता है विल अगेन डिपेंड, किस पर डिपेंड करता है वो इसके अलावा एक तो मार्केटर पर डिपेंड करता है कि उसने जो पहले इवैल्यूएशन किया, अट्रैक्शन देखा, कौन सा अच्छा सेगमेंट है जिसके अट्रैक्टिव है, जिसमें अच्छे से प्रोडक्ट सेल हो सकता है, फिर उसके लिए उसने स्ट्रेटजीज बनाई। दूसरी बात ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि अगेन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है। सपोज प्रोडक्ट ऐसा है कि जो इजीली सेल हो सकता है, कहने का मतलब है सभी की नीड है, जिसमें जो सभी के लिए बहुत जरूरी है, तो ऐसा प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने एक टूथपेस्ट का एग्जाम्पल दिया था आपको, किसी एक जनरल मेडिसिन का एग्जाम्पल दे देते हैं जो कि नॉर्मल लोग खरीद लेते हैं, जो सभी को पता होता है कि ये प्रोडक्ट इस काम में आता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की, बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो ऐसा प्रोडक्ट, जो नया प्रोडक्ट होता है जिसके बारे में लोग नहीं जानते, तो उसके लिए स्ट्रेटजी को और ज़्यादा अच्छे से बनाना होता है, जिससे कि सभी लोगों को उसकी जानकारी हो सके, वो सेल हो जाए। तो वही बात है कि ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, रिसोर्सेज ऑफ कंपनी, कंपनी के रिसोर्सेज कैसे हैं। अगर नेचर, पहली बात तो नेचर कैसा है यानी किस तरह से वो सेल होगा, दूसरी बात है रिसोर्सेज कैसे हैं। कंपनी के रिसोर्सेज का मतलब है रॉ मटेरियल वगैरह है, या प्रोडक्शन यूनिट में जो भी काम आते हैं, इनपुट्स जो भी हैं, जैसे कि लेबर है, और ये सब चीज़ें आसानी से इजीली अवेलेबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर वो क्योंकि तभी तो प्रोड्यूस होगा, तभी तो प्रोडक्शन होगा उस प्रोडक्ट का। एंड द स्ट्रेटजी दैट द टॉप मैनेजमेंट वांट्स टू अडॉप्ट, और उसके अलावा एक चीज और डिपेंड करती है मार्केट में एंटर करने के लिए, सेगमेंट में एंटर करने के लिए, सेगमेंट का सिलेक्शन करने के लिए, वो होती है टॉप मैनेजमेंट, यानी कि जो भी कंपनी का मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट है, वो किस स्ट्रेटजी को अपनाता है, वो क्या कहना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, उन पर भी डिपेंड करता है। तो ये तीन चीजें आ गई। एक तो पहली बार तो इवैल्यूएशन के बाद मार्केटर जो है वो ये डिसाइड करता है उसे किस सेगमेंट में एंटर करना है। दूसरी बात, एक बार जिस सेगमेंट को वो सिलेक्ट कर लेता है उसके लिए वो अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, उसे टारगेट करने के लिए अपनी स्ट्रेटजी बनाता है, एक्शन प्लान बनाता है। तीसरी बात, डिसीजन रिलेटेड टू द स्ट्रेटजी, जो एक्शन प्लान का डिसीजन होता है वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट का नेचर कैसा है और उसके रिसोर्सेज, कंपनी के रिसोर्सेज कैसे हैं, कैसे वो प्रोड्यूस हो रहा है, एंड उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो क्या चाहता है, उसकी स्ट्रेटजी क्या है, वो कौन सी स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करता है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। सेलेक्टिंग द मैनेजमेंट, सेलेक्टिंग द सेगमेंट को सिलेक्ट करना इन तीनों पर डिपेंड करता है। और आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी बच्चे ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करें वीडियो को, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको नई वीडियोस जल्दी से मिल जाएं। थैंक यू वेरी मच।